नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से दूसरा प्रश्न लेकर। प्रश्न का नाम है द्विवेदी युगीन कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस युग की विशेषताएं और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। जैसा कि भारतेंदु युग के कवियों के बारे में हमने बताया, उस युग की विशेषताओं के बारे में हमने बताया, ठीक इसी प्रकार हमें द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब द्विवेदी युग का पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसका समय कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग का समय है भारतेंदु युग का जो समय है उससे आगे का समय है। भारतेंदु युग का समय मैंने कितना बताया था, 1843 ईस्वी से लेकर के या 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। अब इससे अगले का जो अगला युग आ गया वो उसका समय होगा 1900 ईस्वी से लेकर के 1900 से 1920 तक, यानी कि इस समय को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। और इस समय के बीच को द्विवेदी युग नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी वही कारण है जो भारतेंदु युग के पीछे का कारण है। यानी कि इस काल में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं ना, उसी को ध्यान में रख करके ही इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। अब द्विवेदी युग को नाम क्यों दिया द्विवेदी युग नाम, वो इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले आचार्य महावीर ने ही साहित्य के प्रति साहित्यकारों की नैतिक जवाबदेही को स्वीकार किया और इसी कारण उनका नैतिकतावादी उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण के इस युग के अन्य कवियों ने अपना लिया। इसके साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा और उसके स्वरूप को भी निखारा और ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली के रूप में काव्य भाषा को प्रतिष्ठित किया। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगर हम बात करें तो क्या किया इन्होंने, जो श्रृंगार की जो रचनाएं होती हैं उनको एक सिरे से नकार दिया और बोला कि इस प्रकार की रचना हमको नहीं करनी है, हमें ऐसी रचनाएं करनी है जो समाज का हित करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। तो उनकी देखा देखी में सारे इस युग के जो कवि थे वो यही करने लगे। अब इस युग के जो प्रमुख कवि हैं वो आप देख रहे हो, एक तो मैथिली शरण गुप्त है, सियाराम शरण गुप्त है मैथिली शरण गुप्त का भाई, हरियोध है, रामचरित उपाध्याय है, एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है और नाथूराम शंकर शेष है। ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। बाकी इस युग के अन्य भी कवि हैं, जैसे आप नाम ले सकते हो, सोहनलाल द्विवेदी है, श्याम नारायण पांडे है, श्रीधर पाठक है, जगन्नाथ रत्नाकर है, सियाराम शरण गुप्त है, रामनरेश त्रिपाठी है। ये इस तरह की इस युग के में हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब बात करते हैं इन कवियों के काव्य में जिस प्रकार से भारतेंदु युग के काव्य में जो विशेषताएं थी वही विशेषताएं क्या इस युग के काव्य में हैं। चलो देखते हैं, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हम आगे पॉइंटों में कर सकते हैं। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। अब मैं समय आपको ध्यान रखना है 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक क्या था हमारे ऊपर किसका राज्य था, राज था अंग्रेज़ों का। तो इन कवियों ने क्या किया, भारतीयों में राष्ट्रीयता और प्रेम का संदेश देने के लिए ऐसे काव्य की रचना की कि हमें अपने देश के प्रति प्यार हो। बिल्कुल साफ साफ कह दिया इन्होंने। क्या कहा इन्होंने, देख रहे हो आप, देशभक्त वीरों मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो मैं यही विचार किसके हैं, मैथिली शरण गुप्त के भी हैं, सियाराम शरण गुप्त के भी हैं, श्रीधर पाठक के भी हैं।
रामचरित उपाध्याय की। कहने का तात्पर्य यही है कि इस युग के द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इन्होंने भारत के अतीत को दिखा करके एक तरह से देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। अब अगली विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग के कवियों की सामाजिक चेतना थी ना, उस चेतना का अगला कदम द्विवेदी युग का आता है। यानी कि उस चेतना को इस युग के कवियों ने आगे बढ़ाया और उन पर अपनी काव्य की रचना की और ये भी कहा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। कहने का मतलब ये है, ये बात तो मैथिली शरण गुप्त की है, तो अन्य कवियों की भी यही बात रही है। मैथिली शरण गुप्त ने खुद कहा है कि केवल मनोरंजन, ये लिखा है ना, कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। यानी कि कवि का काम मनोरंजन करना नहीं है, उसमें उपदेश होने चाहिए जो कि हमारे काम आए, हमारे देश के काम आए। तो यही इन कवियों का विचार रहा है। यानी कि जो हमारे समाज की जो परिस्थितियाँ थी, 4 परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और यही 4 प्रकार की समस्याएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। इन सभी समस्याओं को और इन सभी में व्यक्त बुराइयों को इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से उजागर किया, लोगों को जागरूक किया। तो ये है इन कवियों की सामाजिक चेतना। अगला जो पॉइंट है, सुधारवाद की प्रवृत्ति। यही प्रवृत्ति क्या थी? भारतेंदु युग में थी। लेकिन जो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति है ना, वो एक तरह से खड़े पानी के समान है, यानी कि उसमें गति नहीं है। लेकिन इस युग की जो प्रवृत्ति है ना, वो चलते हुए नदी के पानी के समान है, यानी कि उसमें गति है। यानी कि उन्होंने तो कह दिया भारतेंदु युग के, भाई पढ़ो, अंधविश्वासों को मत मानो, बाल विवाह को रोको। लेकिन इन कवियों ने इन समस्याओं को दिखाया और उसके बुरे परिणामों को दिखाया और इनसे बचने की भी प्रेरणा दी। शिक्षा के महत्व को बताया, अंधविश्वासों का खंडन किया, बाल विवाह का खंडन किया। तो इन्होंने नारी समस्याओं या अन्य समस्याओं या जो हमारा सामान्य प्रवेश था उसकी कुरीतियों को उजागर ही नहीं किया, बल्कि इन समस्याओं के मूल कारणों को भी पता लगाकर इनके निराकरण का रास्ता भी सुझाया। तो ये विशेष बात है द्विवेदी युग में, जो कि भारतेंदु युग में नहीं थी। अगला पॉइंट बताओ, नारी चेतना। अब नारी चेतना तो भारतेंदु युग में भी थी, भारतेंदु युग के कवियों ने भी नारी के बारे में बताया। लेकिन वही बात है, वो चेतना एक तरह से शांत थी, लेकिन जो इस युग के कवियों की चेतना वो प्रखर है। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, इन्होंने क्या किया कि स्त्री पात्रों के माध्यम से, जो हमारे पूजनीय स्त्री पात्र थे, जैसे उर्मिला है, सीता है, अहिल्या है, इनको केंद्र में रख करके इनकी पीड़ा को उजागर किया। एक तरह से इन्होंने सबसे पहले नारी अस्मिता होती है, नारी स्वतंत्रता होती है, नारी अस्तित्व होता है, उसकी बात की। इस युग की जो नारियां हैं, यानी कि काव्य में जो नारियां अवतरित हैं, वो रोती नहीं है, वो किसी के विरह में पागल नहीं है, वो बिलखती नहीं है, वो तड़पती नहीं है, बल्कि वो इस कठिन समय को समाज सेवा के रूप में काटती हैं। जो निर्बल हैं उनकी सहायता करती हैं। तो प्रिय प्रवास है, यशोधरा है,
ये जो काव्य हैं इसका जो रचे गए थे उनमें यही दिखाया गया है। और इसके साथ साथ जो राम और कृष्ण का इन्होंने जो वर्णन किया है अपने काव्य में, वो भगवान के रूप में नहीं किया बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो नारी चेतना है वो प्रखर रूप में उभर कर सामने आई है इस युग के कवियों के काव्य के द्वारा। अब अगला है अतीत का गौरवगान। बिल्कुल है, अतीत कौन सा है, हमारा भारत कैसा था। तो इस युग के कवियों ने क्या किया है, प्राचीन भारत, जो हमारे प्राचीन भारत की जो परंपराएं थी, हमारा जो विश्व गुरु का स्वरूप था, हमारे जो ज्ञान का लोहा विश्व मानता था, हमारे देश में जो जहाँ अपार धन संपदा थी उसका वर्णन इन लोगों ने किया है। प्राचीन वीरों का वर्णन इन्होंने किया है। तो एक तरह से इन कवियों ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करके ये बताया है कि भाई हमको जगाया है, भाई तुम उठो और आपकी जो दुर्दशा है उसको सुधारो। ये इन कवियों का लक्ष्य रहा है। अगला पॉइंट, धार्मिकता। अब धार्मिकता क्या है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, ध्यान रखना। जैसे विष की जगह ईश हो जाएगा, शर्म की जगह धर्म हो जाएगा। यानी कि इस युग में एक तरह से धर्म से संबंधित अनेक काव्य रचे गए, राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के। जिस तरह मैथिली शरण गुप्त ने भी काफ़ी काव्य रचे हैं राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने भी, सिया राम शरण गुप्त ने भी, तो काफ़ी इन्होंने धर्म पर आधारित अनेक काव्य इन्होंने रचे हैं। लेकिन इनके जो धार्मिक काव्य का जो पक्ष है वो लोक मंगलकारी है। वो धर्म पर आधारित न होकर के समाज पर आधारित है, समाज के लोक कल्याण पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस युग के जो कवि थे उनके काव्य में धार्मिकता भी है, लेकिन वो जो धार्मिकता है ना वो लोक मंगलकारी है, मानवतावादी है, विश्व बंधुत्व की भावना को बल प्रदान करने वाली है। अगला पॉइंट, इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता क्या होती है, भी किसी भी बात को लेकर के अत्यधिक सचेत हो जाना और हमेशा वही बात बार बार रिपीट कर देना। और इस युग के कवियों की खास बात क्या थी, सभी युग कवियों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है उपदेश, लोक मंगल, नैतिकता, आदर्श, सत्य। तो इसी कारण से इस युग में ये एक तरह से जो विशेषता होती है ये सभी कवियों पर हावी रही है। तो इसी कारण से इस युग की जो काव्य में है ये जो प्रवृत्ति के कारण है, इतिवर्तात्मकता का समावेश हो गया है। यानी कि अन्य विषय हैं उनको छोड़ दिया गया है, इतना महत्व नहीं दिया गया अन्य विषयों को। नैतिकता को, आदर्श, सत्य को ही महत्व दिया गया। अगला पॉइंट है काव्य रूप। अब द्विवेदी युग में कौन कौन से काव्य रूप थे, इसमें भाषा की थोड़ी सी अशुद्धियाँ हैं, हाथ से टाइप करते हुए थोड़ा वो हो गया। इसमें है प्रबंध काव्य, एक है मुक्तक काव्य, एक है गीति काव्य। तो तीनों ही काव्य इस काल में रचे गए। प्रिय प्रवास महाकाव्य, भारत भारती महाकाव्य भी हो सकता है, कोई खंड काव्य कहता है। यशोधरा, विष्णु प्रिया, इसी तरह अनेक काव्य हैं। हरियोध के भी अनेक काव्य रखे हैं, हरियोध ने भी। रामचरित उपाध्याय ने भी, राष्ट्र भारती, सुक्ति मुक्तावली। तो ये तीनों प्रकार के इसमें काव्य मिलते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। अब भाषा की बात करें हम, भाषा के रूप में आपको इतना ही रखना है कि आपको याद रखना है कि 1843 से 1900 ईस्वी तक का जो भारतेंदु युग था उस युग में ब्रज भाषा प्रमुख रूप से काव्य भाषा थी। लेकिन
1900 ईस्वी के बाद 1920 का जो समय है, इस युग की प्रमुख भाषा ब्रज न होकर के खड़ी बोली बन गई थी। तो एक तरह से ये भाषा परिवर्तन का दौर था, और इस दौर में या इस समय में या इन 20 सालों में जो खड़ी बोली है वो पूरी तरह से उभर कर साहित्य की भाषा बन गई। और ये काम किसने किया? इस युग के कवियों ने। अगला पॉइंट इसमें नहीं है, तो अगले पॉइंट में आप लिख सकते हो, छंद हो सकता है, अलंकार हो सकते हैं, और भाषा शैली हो सकती है। भाषा, छंद, अलंकार। छंदों की बात करें तो कह सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं लिखो तो छंदों का भी इसका दोहा है, चौपाई है, कवित है, सवैया है। भाषा की बात करें, खड़ी बोली का प्रयोग है, सरल सहज है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इस युग में या इस काल के कवियों ने अपने काव्य में किया है। तो धन्यवाद। यहीं पर